गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक कुमार। तो आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल यानी कि वृत्त को। तो हमारा जो यूटेट 2026 की जो प्रिपरेशन थी उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सर्कल यानी कि वृत्त। तो आइए वृत्त के बारे में समझते हैं, वृत्त क्या होता है। सबसे पहले हम वृत्त को समझते हैं। वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है एक समतल में स्थित जितने भी बिंदु होते हैं उनका एक समूह होता है, और उन बिंदुओं का समूह, जैसे मान लो ये कोई समतल है, इसमें ये बिंदु है, ये सभी क्या है? बिंदु हैं। ये सारे के सारे बिंदु हैं, इनका समूह होता है एक। और ये समूह इस प्रकार से होता है कि कोई एक बिंदु इसके अंदर इस प्रकार से स्थित है कि उससे इन सभी बिंदुओं की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। क्लियर है? उसे कहते हैं हम वृत्त, यानी कि उसे कहते हैं सर्कल। यानी कि सारे बिंदु जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? एक सर्कल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक सर्कल बना देते हैं। क्लियर है? ये इसका क्या हो जाता है? केंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है इसका? ये केंद्र, सेंटर हो जाता है। अब बात आती है जो सेंटर होता है, इसके जो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। इधर को इधर को इधर को। तो आर इक्वल टू क्या होगा? इसकी त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि रेडियस। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। जी कोई एक वृत्त है, ठीक है। इसमें हम कुछ लाइनों को पढ़ेंगे। जैसे एक लाइन ये है, इसको क्या कहेंगे? इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इनके कुछ नाम है। एक सर्कल में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, सॉरी एक ही कलर से कर देता हूँ। एक सर्कल में यहाँ ड्रॉ करता हूँ और एक सर्कल में यहाँ ड्रॉ करता हूँ। इनकी कुछ लाइन्स ले लेते हैं, जैसे जो कि एक लाइन ये हो गई, ठीक है, और एक लाइन ये हो गई। क्लियर? यहाँ पे टच करते हैं। अब इन तीनों लाइन को क्या कहेंगे आपस में? इनके कुछ नाम है, ठीक है। जैसे ये पहली चीज़ ये आ गई यहाँ पे, इसमें देखो ये कोई लाइन है, रेखा है, ये कोई रेखा है और ये वृत्त है। इसने इस रेखा ने वृत्त को कहीं पर भी टच नहीं करा, तो इसलिए इस रेखा को बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं इसको? अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, यानी कि कहते हैं इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है? दूसरी जगह इसका नाम आता, देखो इसने इसको क्या करा, एक तो इस जगह इंटरसेक्ट का, एक इस जगह। जो रेखा वृत्त को दो बिंदु पर, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसका नाम होता है, क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं उसे? छेदक रेखा। छेदक रेखा को बोलते हैं सिकेंट। क्लियर है? छेदक रेखा। वहीं पर अगर कोई लाइन ऐसी है जो किसी वृत्त को किसी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर क्या करते हो? इंटरसेक्ट करती हो, उसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखा। यहाँ लिख देता हूँ, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। क्लियर है यहाँ तक? देखो, जो वृत्त को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे, अप्रतिच्छेदी रेखा। जो वृत्त को किन्हीं दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, छेदक रेखा यानी कि सिकेंट। देन वहीं पर अगर कोई ऐसी रेखा है जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। और जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इस बिंदु का नाम है, यहाँ मैं P लिख देता हूँ, ये P पॉइंट है, इसका नाम है P इक्वल टू है, यहीं पर लिख देता हूँ स्पर्श बिंदु। क्या नाम है इसका? स्पर्श बिंदु। क्लियर है यहाँ तक? इस P पॉइंट को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा वृत्त को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्लियर है यहाँ तक? तो तीन रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें मेनली इसी के बारे में ज़्यादातर डिटेल में पढ़ना है, स्पर्श रेखा के बारे में। अब देखो, अब बारी आती है यहाँ पे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। देखो, किसी एक बिंदु पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
किसी, ये लाइन याद रखना, किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर केवल और केवल, केवल और केवल एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। क्लियर है? मान लो अगर कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, इसे सिर्फ एक ही स्पर्शरेखा जाएगी भाई, दूसरी अगर दूसरी डालने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगी, मान लो इस पॉइंट से, तो क्या हो जाएगी, इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि छेदक रेखा हो जाएगी, मतलब उसकी, ठीक है, दूसरी रेखा जा ही नहीं सकती। जैसे मान लो एक ये पॉइंट है यहाँ पे वृत्त पे, मान लो एक पॉइंट स्थित है, ये वाला पॉइंट है, इससे मैं एक स्पर्शरेखा गुजारने की कोशिश करता हूँ, या मैंने एक स्पर्शरेखा गुजारने की कोशिश की यहाँ से, ये गई, इसका नाम है ए बी। इसके अलावा कोई और अगर मैं रेखा गुजारूंगा, वो ये ए बी क्या तो संपाती होगी, दूसरी कैसे ही गुजार लो, यहाँ से अगर आप ऐसे गुजारोगे तो ऐसे जाएगी, सेकेंड हो जाएगी इसकी, ठीक है, तो स्पर्शरेखा हो ही नहीं सकती दूसरी, ठीक है, तो एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्शरेखा जा सकती है। दूसरा पॉइंट, अब वृत्त देखो, ये वृत्त है, वृत्त देखो कितने पॉइंट से मिलकर बना है, वृत्त में देखो कितने सारे पॉइंट है, खूब सारे पॉइंट है वृत्त के अंदर। देखो अभी हमने वृत्त की डेफिनेशन पढ़ी, वृत्त में क्या होता है, एक समतल में स्थित अनंत बिंदुओं से मिलकर ये बनता है, अनेक बिंदु से। तो इसमें देखो एक स्पर्श, यहाँ पे बिंदु है, एक स्पर्शरेखा इस पर खींची जा सकती है, ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे खींची जा सकती है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे खींची जा सकती है, ये भी स्पर्शरेखा। तो ऐसे इसमें जितने पॉइंट है उतने एक एक पॉइंट से एक एक स्पर्शरेखा खींचोगे तो वृत्त पे कितना अनंत पॉइंट है, तो वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, अनंत। तो वृत्त पर, एक वृत्त से आप लिख सकते हो यहाँ, एक वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, यानी एक वृत्त से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो आप, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कैसे एक बिंदु पे वृत्त, ऐसे कई बार एक क्वेश्चन आता है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर, मान लो ये पॉइंट पी ले लेता हूँ, तो एक बिंदु पर तो एक खींच सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींचो, वृत्त पर, यहाँ आप सारे पॉइंट इंक्लूड हो गए तो अनंत खींच सकते हो। समझ आ गए दोनों प्रकार से क्वेश्चन कैसे आता है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये वृत्त है, पहली थ्योरी, वृत्त के बाहर स्थित कोई एक पॉइंट P है यहाँ पर। देखो अगर वृत्त के, देखो वृत्त के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो जीरो स्पर्शरेखा खींच सकते हो। कितनी जीरो? अगर देखो वृत्त के अंदर, अगर वृत्त के अंदर है, अगर P अंदर है, P अंदर है, तब स्पर्शरेखा कितनी हो जाएगी, स्पर्शरेखा शून्य, शून्य यानी कि जीरो हो गई। दूसरा, अगर स्पर्श बिंदु P क्या है, स्पर्श बिंदु P क्या है आपका, स्पर्श बिंदु मान लो आप, या कोई एक पॉइंट मान लो। दूसरा, अगर P क्या है, इसकी सरफेस पे टच है, मतलब इसकी क्या है, इसकी सरकमफेरेंस पे टच है, तो वहाँ से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो आप, एक। अगर P परिधि पर है, परिधि पर है, तब एक स्पर्शरेखा खींच सकते हो आप। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये P पॉइंट वृत्त के बाहर है, मान लो थर्ड कैटेगरी ये है, अगर ये पॉइंट वृत्त के बाहर है, P यहाँ मान लेता हूँ, ये इसका निशान हो गया, ठीक है। तो अब कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो आप, देखो एक और दो, इसका नाम देता हूँ मैं यहाँ, इसका नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे PQ, और इस पॉइंट का नाम है R। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से आप बोल सकते हो, वृत्त के बाहर, बाहर, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाहर स्थित किसी एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श
रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पॉइंट वृत्त के बाहर है तो उससे वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हो आप? 2 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हो। और खुशी की बात यह है कि इन दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, पी क्यू इक्वल टू होता है पी आर। यानी कि वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्शरेखाएं खींची जाएगी उनकी लंबाइयां आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, यानी कि पी क्यू की लेंथ बराबर है पी आर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर पी क्यू और यहाँ से लेकर पी आर, ये आपस में बराबर होगी। तो हमें ये बात पता चल गई वृत्त के बाहर कोई भी अगर बिंदु स्थित है तो उससे अगर जो वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचेगी वो 2 खींचेगी और उन दोनों की लंबाइयाँ भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। देखो तीसरी खींचोगे तो क्या होगी? प्रतिच्छेदीय रेखा, यानी कि सिकेंट हो जाएगी, आर पर चली जाएगी, नहीं तो प्रतिच्छेद तो करेगी, स्पर्शरेखा नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये समझ आ गया आपको। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थ्योरम्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, विड्थ के बारे में थोड़ा सा मैं एरिया का आइडिया दे देता हूँ इसका, क्योंकि फिर हम इसकी थ्योरम्स पढ़ेंगे, फिर वहाँ पे हमें आइडिया लगाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लो इसका एरिया होता है, विड्थ का एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि अब आगे थ्योरम पढ़ेंगे हम, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक वृत्त कितना एरिया कवर करता है उसे बोलते हैं उसका क्षेत्रफल, नहीं पाई आर स्क्वायर। ये एक 2D डायमेंशन है, 2D है, ये क्या है? 2 डायमेंशनल शेप है। क्लियर यहाँ तक? इसका अगर परिमाप की बात करूँ, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये होती है 2 पाई आर। ये क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू होती है, पाई होता है यहाँ पे, पाई का मतलब क्या होता है? देखो पाई होता क्या है रियल में? पाई जो होता है वृत्त की सर्कमफेरेंस, देखो पाई इक्वल टू होता है वृत्त की परिधि और डायमीटर यानी कि व्यास का अनुपात होता है। कैसे? वृत्त की परिधि 2 पाई आर, व्यास होता है 2 आर, 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या बच गया? पाई। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या 3.14। पाई अपने आप में अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और वहीं पे जो 22/7 या ये 3.14 है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि रेशनल है ये। इतना हमें पाई के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रेशनल नंबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये समझ आया आपको यहाँ तक? इसके 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई सेम लंबाई की तार है, उसे अगर वृत्त, आयत और वर्ग बनाया जाता है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वो इसी आकृति में घेरता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, एक मिनट, ये सारे क्वेश्चंस हैं क्या? इसकी थ्योरम्स, हाँ यहाँ से शुरू है इसकी थ्योरम। तो आइए यहाँ से समझते हैं इसकी थ्योरम्स को, एक एक करके इसकी थ्योरम सारी पढ़ेंगे हम। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मन जीवा क्या होती है? देखो इसके कुछ पॉइंट हैं वृत्त के, जैसे मान लो ये वृत्त है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस को टच करने वाली लाइन को बोलते हैं जीवा, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को इंटरसेक्ट कर जाए या तो ये क्या है? इसकी जीवा है। क्या ए बी इक्वल टू क्या है? जीवा। जीवा को बोलते हैं इंग्लिश में कोड। ठीक है, तो जो ये क्या कह रहा है कि वृत्त की बराबर, देखो ये भी जीवा है, सपोज कर लो इसका सेंटर है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, और एक जीवा सेंटर से जाएगी इसकी, ये भी जीवा है। इनमें से जो जितनी केंद्र के नज़दीक होती है, जो जीवा केंद्र के जितनी नज़दीक होती है वो उतनी ही लंबी होती है, जो केंद्र से जितनी दूर होगी वो उतनी छोटी होगी। अगर मैं इसका सीक्वेंस का बात करूँ, सबसे लंबी कौन होगी? सबसे लंबी देखो जो केंद्र पे ही है, ये फर्स्ट नंबर पर रहेगी, ये थोड़ी दूर है, ये सेकंड नंबर पे थोड़ी दूर है, थर्ड नंबर पे है, 4 पे, और ये 5 पे सबसे दूर है। तो इनकी लंबाई क्या हो जाएगी? सबसे लंबी 1, फिर 2,
फिर 3, फिर 4, फिर सबसे छोटी हो जाएगी 5वें नंबर की। यानी कि जो जीवा केंद्र के जितने नज़दीक होती है वो उतनी ही लंबी होती है। अब ये जो हमारी प्रॉपर्टी कहती है, हमारी ये प्रॉपर्टी ये कह रही है आपको कि केंद्र से, देखो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र में बराबर कोण अंतरित करते हैं। मान लो वृत्त की 2 बराबर जीवाएं ले लेता हूँ मैं, ये कोई वृत्त है, इसकी 2 बराबर जीवाएं ले ली जाए, एक जीवा ये ले ली, एक जीवा ये ले ली, ये इसका सेंटर है। तो जो वृत्त की जो जीवा होते हैं केंद्र बराबर कोण अंतरित करते, देखो यहाँ पे देखो इसका नाम है AB, इसका नाम है PQ। भाई केंद्र पे कुछ कोण बनाएगी ऐसे, मान लो इसने कोण बनाया थीटा, ठीक है। ऐसे ऊपर वाली जो है ये भी कुछ कोण बनाएगी, ये ऐसे बनाएगी। अगर इन दोनों जीवाओं की लंबाई, अगर आप बोलते हो कि AB की जो लंबाई है वही लंबाई PQ की है, यानी कि दोनों जीवाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर है, तो आप उस केस में कह सकते हो कि ये केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर ही करेगी। यानी कि अगर AB 30 डिग्री बना रही है तो PQ भी 30 ही डिग्री का कोण केंद्र पर बनाएगी, ठीक है। तो दोनों के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि इसको मैं O नाम दे देता हूँ अगर सेंटर को, तो AOB इक्वल टू जगह एंगल POQ के, ठीक है। समझ आई ऊपर आप वाली थ्योरम आपको। अब सेकंड पे आती है, सेकंड नंबर की थ्योरम है, फर्स्ट है ये सेकंड है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वो जीवाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर ऐसा कह दिया जाए आपको कि इस तरीके से एक डायग्राम दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि एक कोण ये है, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, और आपको बोल दिया जाए कि अंतरित कोण बराबर हो, जो AB जीवा है, यहाँ पे बोल दिया जाए आपको अगर AB जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, वहीं ये PQ जो जीवा है ये PQ है, और PQ जीवा भी केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। कंडीशन ये है कि AB की लंबाई मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ PQ की लंबाई कितनी होगी। देखो AB ने भी केंद्र पर 60 डिग्री बनाया, PQ ने भी, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है दोनों के द्वारा, तो दोनों की लंबाइयाँ भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो आप बोल सकते हो AB इक्वल टू PQ। तो AB 6 है तो PQ भी कितना होगा आपका, 6 सेंटीमीटर होगा। तो दूसरी थ्योरम आपको समझ आई। तो आइए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। यहाँ बोला गया आपको वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। पहला, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये तो हमने पढ़ लिया ना, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, बिल्कुल ये पढ़ लिया। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वह जीवाएं बराबर होती है, ये भी हमने पढ़ ली, ठीक है। ये रिपीट हो गया 2 बार, ठीक है। तो अब बारी आती है सेकेंड वाली। ये कह रहा है यहाँ पे एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब लंब क्या होता है, मान लो लंब होता क्या है, ये एक पॉइंट है, इसका नाम है P, ये कोई रेखा है, इसका नाम है AB कोई रेखा है। अब मैं क्या करता हूँ, P से मेरे को AB रेखा पे पहुँचना है, तो मेरे पास डिफरेंट रास्ते हैं। मैं क्या करता हूँ, P से मैं ऐसे भी आ सकता हूँ, ऐसे भी आ सकता हूँ, ऐसे भी आ सकता हूँ, मैं ऐसे भी आ सकता हूँ, ऐसे भी आ सकता हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे भी आ सकता हूँ, बिल्कुल सीधा नहीं आया वो, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हो आप, ये P है ना, यहाँ पे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और मैं ऐसे भी आ सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे भी आ सकता हूँ, ऐसे भी आ सकता हूँ, ऐसे भी आ सकता हूँ। तो इनको मैं कुछ कोडिंग कर दे रहा हूँ इनके नाम की। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। अब ये बताओ मुझे, मैं P से AB पर कौन से रास्ते सबसे जल्दी, यानी कि नज़दीक रास्ता कौन सा पड़ेगा मुझे। तो सारे बच्चे देखेंगे, देखो दूर पड़ा, सबसे नज़दीक पड़ा मुझे 5 वाला, ये रास्ता पड़ा मुझे 5 वाला, सबसे नज़दीक पड़ा है 5 वाला रास्ता, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर,
किसी पॉइंट से किसी लाइन पर या किसी जगह पे जो शॉर्टेड रास्ता होता है वो होता है परपेंडिकुलर, उसे कहते हैं हम लंब। ठीक है, शॉर्टेड डिस्टेंस को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो उसको बोल देते हैं हम लंब। समझ आ गया? लंब क्या है? पी से ए बी की जो न्यूनतम दूरी होगी वो आपका लंब कहलाता है। ठीक है, और ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो अब आओ थ्योरम पे। एक वृत्त के केंद्र से, ये कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर है, केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा है ए बी। अब देखो जो लंब डलेगा भाई, लंब बिल्कुल ये ओ है यहाँ पे पॉइंट, लंब ऐसे डलेगा बिल्कुल सीधा। डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर जीवा की जो लंबाई थी वो थी 6 सेंटीमीटर। कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। तो जैसे ये लंब डला इसके ऊपर तो भाई 3 इधर बचेगी और 3 ही इधर बचेगी। ठीक है, क्लियर? यानी कि केंद्र से जीवा पर जो लंब डलेगा वो जीवा को क्या करेगा? 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। यानी कि इसका मैं नाम देता हूँ, इसका नाम है पॉइंट पी। तो आप बोल सकते हो ए पी इक्वल टू हो जाएगा आपका पी बी या पी पी। ठीक है, ठीक है, पी बी के। क्लियर है? ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएगी। इसको आप इस तरह प्रूफ भी कर सकते हो, ध्यान से अगर आप देखना चाहो। इसको ऐसे ज्वाइंट कर लो, ये भी 90 हो जाएगा। अगर आप ट्राइंगल ए पी, इसको ओ पी ए में कर लो बात, ओ पी ए, इसको ऐसे लिख दो, ट्राइंगल ए ओ पी लिख देता हूँ इसको मैं, है ना, ए ओ पी, ट्राइंगल ओ पी ए लिख दो या तो ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी ले लो। अब देखो ये साइड इसके बराबर आ जाएगी, ये साइड इस, देखो ओ ए ओ बी के बराबर है कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है दोनों। ये क्या हो जाएगा? बीच वाली जो लाइन है ये दोनों में कॉमन आ रही है दोनों ट्राइंगल में। तीसरा ये 90, ये 90, तो ये आर हो गया, ये हाइपोटेनस होगा एक कोई साइड आर एच एस से। आर एच एस से क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए दोनों ट्राइंगल, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा। यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल ए ओ बी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ पी के आर एच एस से, और साथ में आप कह सकते हो ए पी जो है वो पी बी के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। क्लियर है? तो ऐसे आप प्रूफ भी दिखा सकते हो इसका। देखो ए ओ इक्वल टू बी ओ है, बिल्कुल ए ओ बी ओ के इक्वल है, ओ बी ओ पी के इक्वल है, ओ बी ओ बी ए ओ बी ए ओ पी होगा, सॉरी यहाँ पे पी है, तो ओ पी और ओ पी इक्वल है, बिल्कुल ओ पी और ओ पी इक्वल है। ए बी और बी पी इक्वल है, ए पी और बी पी, ए पी और बी पी इक्वल है, बिल्कुल। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पी ए लिखा हुआ है, ये ए ओ पी ए। ठीक है, तो तीनों कंडीशनें सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, यानी कि समद्विभाजित कर देता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो आइए नेक्स्ट नीचे वाली देखते हैं। ये 3rd है और ये 4 है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, देखो एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी कि अगर जीवा को मैं समद्विभाजित करना है, बिल्कुल इसका उल्टा तो है ये। अगर एक जीवा है ये, इसको अगर मेरे को पता है ये ओ है, मेरे को पता है ये 6 सेंटीमीटर लंबी है, मैंने नाप लिया और मैंने देख लिया इसका मिड पॉइंट ये है, मेरा ए बी जो जीवा थी मैंने इसका मिड पॉइंट निकाला, मान लो मिड पॉइंट आया पी। अब मैं इस मिड पॉइंट को मिला रहा हूँ, इसे ऐसे डिवाइड करने की कोशिश की मैंने, तो जो मिड पॉइंट पे मिलेगा ना ये 90 डिग्री ही मिलेगा आपको। तो इसलिए बोल सकते हो आप जो ओ पी होगा ना, ओ पी वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि वो लंब होगा। ठीक है, तो यानी कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए जो केंद्र से एक रेखा खींची जाएगी जीवा के ऊपर वो लंब ही होगी, तभी वो 2 भागों में विभाजित होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आशा है आपको ये थ्योरम समझ आ रही होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब बारी आती है यहाँ पे एक वृत्त की यह सर्वांगसम वृत्त होगी। देखो सर्वांगसम वृत्त क्या होते हैं? जिनकी त्रिज्याएं समान होती हैं, ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्या समान है। एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। यानी कि एक वृत्त की बराबर जीवा, अभी तो हमने पढ़ा इसको, एक वृत्त है, इसकी एक जीवा ये है भाई, इसका नाम है ए बी, ये केंद्र है इसका ओ, इसका नाम है भाई पी क्यू।
अगर ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ओ से इसकी डिस्टेंस जितनी होगी, ओ से इसकी डिस्टेंस जितनी होगी वो बराबर ही हो गया। आपस में मान लो थोड़ी देर के लिए अगर इसकी डिस्टेंस मान लो आपके पास 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी भाई आपका 3 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कि केंद्र से बराबर जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, यह दो सर्वांग समवृत्त है, दो सर्वांग समवृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान होती है, एक ये है एक ये है, दोनों की त्रिज्याएं सेम है तो आप इनकी भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सर्वांग समवृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान होती है। देखो जब त्रिज्या समान है तो एक ही जैसे तो बनेंगे, त्रिज्या समान है तो एक जैसे गोले बनेंगे ना, जिनकी त्रिज्या समान है या बराबर है, समान है, समान को ही बोलते हैं बराबर है, जिनकी त्रिज्या बराबर है। फिर आती है ये 5वीं होगी, ये 6ठी। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। यानी कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, वृत्त के केंद्र, एक वृत्त का कोई केंद्र है, वृत्त के केंद्र समदूरस्थ जीवाएं, एक ये समान दूरी पर जो जीवाएं हैं, ये मान लो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यहाँ से ओ से ये भी मान लो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दोनों की लंबाइयाँ बराबर है, तो इसका नाम ए भी ले लेता हूँ, इसका नाम पी क्यू, तो ये आपस में क्या होगी, इनकी लंबाइयाँ भी बराबर हो जाएगी। यानी कि जो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है चाप। अब चाप क्या होता है, हम थोड़ा सा चाप को समझते हैं। एक चाप द्वारा, चाप को बोलते हैं आर्क लेंथ। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। चाप होता क्या, मान लो ये सर्कल है, परिधि का एक पार्ट होता है, ये परिधि होती है पूरी है ना, बाहर का टायर है। जैसे मैंने एक तार लिया और तार को एक ऐसा सर्कल बना दिया, तो जो बाहर बाहर की वायर है ना, ये आपकी क्या है, परिधि है। अब मैं क्या करता हूँ, इस परिधि को मैं 2 जगह से कट कर देता हूँ। एक मैंने यहाँ से काट दिया, ये तार है, तार से गोला बना रखा है, ठीक है, मैंने इसको एक यहाँ से और यहाँ तक काट दिया, तो मेरे पास 2 हिस्से इस प्रकार से बने, एक हिस्सा ऐसा बना और दूसरा हिस्सा मेरे पास ऐसा बन गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम, आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। और इसको बोलेंगे माइनर आर्क लेंथ। क्यों, ये छोटी है, लघु चाप, लघु चाप की लंबाई, और ये बड़ा है तो इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। इसको क्या बोल सकते हो आप इंग्लिश में, मेजर आर्क लेंथ, LNGTH। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, दीर्घ चाप और लघु चाप। अब क्या होता है, ये इसका मान लो सेंटर है। अब होता क्या है रियल में, ये क्या करे, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, भाई ये केंद्र पर एक कोण बनाएगी इस तरीके से, ये थीटा है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। वृत्त के किसी भाग पर, मान लो यही चाप क्या करेगी, दूसरे कोण भी बनाएगी। जैसे मान लो इसने यहाँ एक कोण बनाया, तो ये अगर यहाँ थीटा है ना, तो ये इसका आधा बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा θ/2। ठीक है, ये यहाँ पे मान लो 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा बनेगा, आधा बनाएगा। जितना कोण यहाँ बनेगा उसका आधा ऊपर बनेगा। अगर यहाँ 60 बन रहा है, अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 30 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है इस तरीके से। अगर मान लो कोण यहाँ ना बन के यहाँ बन जाता, यहाँ पे भी बनेगा, तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा, 30 ही होगा। कोण यहाँ बन जाए तो ये भी कितना ही होगा, ये भी 30 ही होगा। ये यही कह रहा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। वृत्त के किसी भी भाग पर बन जाए बिंदु पर, तो अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है, यानी कि जो सेंटर पे कोण एंगल बनेगा वो वृत्त के किसी भाग बना तो उसका डबल ही होगा। ठीक है, बस ध्यान रखना, ये चाप ऐसे है तो ऊपर वाला भी ऐसे ही होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में इसको उल्टा घुमा के ऐसे पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये इसकी कोई चापें हैं AB, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये दे देगा, यहाँ का एंगल दे देगा मान लो आपको 120 डिग्री, और बोलेगा
कि इसने यहाँ पे कोई कोण बनाया, इसका नाम है यहाँ पे, इसका सेंटर का नाम है O, इसका नाम है P। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये बताना है आपको, थीटा बताना है आपको। अब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, बच्चों ने केंद्र पर बना कोण का आधा होता है ऊपर, तो 120 का आते हैं 60 कर देंगे और सारा उत्तर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? ये कैसे को, इसका मुंह ऐसे को, तो सेंटर पे भी ऐसे को बनना चाहिए, ठीक है, सेंटर पे बनना चाहिए, सेंटर के बाहर है। ये क्या है? सेंटर का बाहर का कोण है ना सेंटर का। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ वाला एंगल निकालने के लिए 360, देखो पूरा एंगल 360 का होता है कंप्लीट एंगल, तो आप क्या करो, इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा x + 120 = 180, सॉरी 180 कह रहा हूँ 360, कितना हो जाएगा 360। तो ये क्या करो 120 प्लस का उधर भेज दो माइनस में, तो ये जाएगा 0 0, 6 में 2 के 4, 3 में 1 के 2, 240। ये आ गया आपका 240। सॉरी ये ना थोड़ा सा मैंने ये छोटा लगा, ये बड़ा लग रहा है, छोटा, बस आप समझने के लिए तरीके से समझ लो। ये 240 होना चाहिए, तो ये 120 आता तो लग जाता है, ऐसा लग रहा है देखने में ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, ठीक है। तो बस समझ जाओ, आप समझने के लिए उससे उद्देश्य से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बड़ा छोटे से आपका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। या मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, चलो इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं 120 ही लिख देता हूँ, ये 240 कर देता हूँ इसको। तो ये 240, तो ये कैसे निकालोगे आप, लिखोगे x + 240 = 360। तो x बराबर आएगा 360 - 240, 0 में 0, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 120 आ गया। तो ये आ गया आपका 120, ये 120 है। तो अब देखो इसका आधा होता है यहाँ, तो थीटा हो जाएगा आपका x/2, तो 120/2, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ध्यान रखना बस आपको मुंह किस तरफ से दे रखा है, कई बार ऊपर से नीचे को कट करके दे देगा तो उसमें अलग हो जाएगा, जैसे यहाँ से दे दे ऐसे करके ऐसे, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान से समझना, ठीक है। क्लियर होगी, ये थ्योरम क्लियर होगी, आशा है आपको। तो आइए अब नीचे वाली थ्योरम देखते हैं। नीचे कह रहा है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हाँ मैंने बता दो कि एक ही वृत्तखंड, जैसे यहाँ से देखो इसने यहाँ बनाया, यहाँ भी उतना ही बना, यहाँ भी उतना ही बना, यहाँ भी उतना ही बना, तो एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं, वृत्तखंड, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती है, देखो ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में आपको बता दूं, त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। देखो इसको रब कर देता हूँ, देखो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है, ये एक सर्कल है, अगर इसकी ये आर्क लेंथ है, ये ओ है, ये ए बी है। जैसे आप तरबूज टाइप मान लो, तरबूज गोल है, उसमें ऐसे घुसाया दो छुरे और एक हिस्सा बाहर निकाल दो आप, बिल्कुल मैंने ऐसे करा और एक हिस्सा बाहर निकाल, ये अब ऐसे बन गया, ये तो आगे ऐसे बाहर आ गया, ऐसे बाहर आ गया ये, और दूसरा हिस्सा ऐसे आ गया, दूसरा हिस्सा ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे त्रिज्यखंड, क्या बोलेंगे इनको, त्रिज्यखंड। अब ये छोटा हिस्सा है, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, यानी कि माइनर सेक्टर, और इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि मेजर सेक्टर। तो त्रिज्यखंड का निर्माण कौन करता है, त्रिज्यखंड का निर्माण करती है आपकी आर्क लेंथ। कौन करती है, आर्क लेंथ करती है। क्या है आपकी, आर्क लेंथ करती है, मेनली आर्क लेंथ, क्योंकि इसमें रेडियस का मेन यूज हो रखा है, आर्क लेंथ, ठीक है। यानी कि आपकी क्या करते हैं, आर्क लेंथ को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको आर्क लेंथ, चाप। क्या बोलते हैं इसको, चाप। तो चाप क्या बना रही है, आपका त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर का निर्माण कर रही है, ठीक है। इसके बाद में हम फॉर्मूले भी पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ त्रिज्यखंड होता है θ/360 πr², है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है ये, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। और चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई, ये चाप है ना ये वाली, इसकी लंबाई होती है θ/360
2πr। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से हमें इसको पढ़ना त्रिज्य खंड को। लेकिन हमारे पास जो थ्योरम है उसमें वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है इसको समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी आती है वृत्तखंड की। अब वृत्तखंड को समझते हैं। ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक मैंने वो ली कोड ली, उसको मैंने ऐसे मिला दिया। ये इसका सेंटर है, यहाँ पे ओ कोड है AB, ऐसे कट कर दिया इसको। तो ये हिस्सा जो होगा वो अलग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये AB है और दूसरा हिस्सा ऐसे हो जाएगा, ऐसे कट के ना। इसका नाम है AB और यहाँ कहीं है O। क्लियर है। तो इसको बोलेंगे हम वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको? वृत्तखंड। और इसको भी बोलेंगे वृत्तखंड। अब ये बड़ा है तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, और ये छोटा है तो इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। अब बात आती है इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट और इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, इस तरह से हमें इनको समझना है। क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी एक ही वृत्तखंड में जो ये कोण बनाएगी वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जैसे इस तरीके से। ठीक है, ये सारे कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि एक ही वृत्तखंड में बने हुए। जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये कोई जीवा है ये भी। ये जीवा अगर ऐसे कोण बना रही है, यहाँ पे बना रही है, मान लो यहाँ पे x बनाया तो यहाँ पे जो बनेगा वो भी x ही होगा। क्यों होगा? ये देखो, इस जीवा से नीचे वाला जो पोर्शन है वो है आपका माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो चाहे यहाँ बने वो भी x ही होगा। और ऐसे ही ऊपर मेज़र के लिए है, मेज़र के लिए भी यही कंडीशन है। ये ऊपर जितने बनाएगी, ये मान लेता हूँ मैं थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो ये तो कह रहा है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ऐसे ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है, ये कोई कोण है। मैंने बोला यहाँ पे बन रहा है 60, तो बताओ यहाँ पे कितना बनेगा? तो बच्चे मत लिख देना यहाँ 60 बनेगा। हाँ, अगर यहाँ 60 बनता, यहाँ मान लो यहाँ पे बन रहा है आपका 50, तो यहाँ 50 बनेगा। यहाँ 60 है तो यहाँ वाला 60 होगा, यानी कि एक ही वृत्तखंड में। ठीक है, तो समझ आया आपको ये थ्योरम? आशा है समझ आई होगी। ऊपर से अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये लाइन आप याद कर सकते हो। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है वो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम चक्रीय चतुर्भुज पे चलेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये है आगे। ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है, आकृति में केंद्र वाले, आकृति में ओ केंद्र वाले, यहाँ लिख देना ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार है। 3 में देखो, आगे केंद्र ओ वाले ए बी सी, 3 बिंदु इस प्रकार है कि एंगल बी ओ सी ये दे रखा है इतना 30 डिग्री, तथा एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है। ए ओ बी 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है, वृत्त पर डी एक बिंदु है, तो ए डी सी ज्ञात करो। ए डी सी ये निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? ये निकालना है, ये वाला, ये निकालना है आपको। दिख रहा है ये साफ? एक बार मैं देखता हूँ जाके। हाँ, चित्र साफ दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो, आपको ये निकालना, अगर देखो चित्र में ही देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये निकालना है। अगर मैं बात करूँ, देखो देखना, ये क्या है आपका इतना आर्क लेंथ। इस आर्क लेंथ ने क्या करा, एक सेंटर पे एंगल बनाया। सेंटर का एंगल इतना भाई 60 है और इतना 30 है।
तो मैं पूरा कितना हो जाएगा 60 और 30 90 हो जाएगा। इतना समझ आया। केंद्र पर जो बना, केंद्र पर कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। क्लियर है भाई। तो बाकी हिस्से में जो चाप द्वारा जो बाकी हिस्से में जो एंगल बनेगा वो आधा नहीं बनेगा इसका। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे केंद्र पर अगर थीटा बनता है तो यहाँ पर बनता है भाई θ/2। केंद्र पर बने कोण का आधा बनता है यहाँ पर। और देखो मुंह देखो दोनों का ऐसे, तो इसका भी ऐसे। क्लियर, एक ही तरह बना रही है भाई, ऐसे और ऐसे। तो ये कितना θ/2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 90/2। 90/2 हो जाएगा 45। तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो कितना आ गया आंसर 45 डिग्री। ऐसे निकालना है। तो आप बोल सकते हो एंगल ADC = 45 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन लिखना हम भूल गए, ठीक है। तो आप ध्यान लगा के इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ो, 60 और 30 90। केंद्र बना कोण वृत्त के किसी और आर्क द्वारा किसी और भाग में बने कोण का क्या होता है दुगुना होता है। तो ये दुगुना होगा ना, तो ये आधा नहीं हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 90 का आधा कर दो इसको, ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वृत्त से रिलेटेड। एक ही क्वेश्चन था, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के सारे क्वेश्चन है। साइक्लिक ये तो सारे साइक्लिक के ही क्वेश्चन है इसमें। ऐसा नहीं है, अच्छा ऊपर है वृत्त के क्वेश्चन, ऊपर से स्टार्ट थे। अच्छा, ठीक। 1 मिनट। वृत्त के क्वेश्चन सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। ये वृत्त हो गया आपका। हाँ ये। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करो। आपको सबसे पहले एक वृत्त बना लो भाई, सबसे पहले एक वृत्त बना लिया, ठीक। इसका ये केंद्र है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। आर दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, भाई नोट करते रहो। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है भाई, ले लो एक 5 सेंटीमीटर, ये टोटल है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करो। इससे एक स्पर्शरेखा खींच दो भाई, लो एक स्पर्शरेखा खींच दी हमने, ये ले गई, ऐसे गई स्पर्शरेखा खींची गई। इसका नाम देता हूँ मैं Q। तो PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्या करनी है आपको? PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या करनी है आपको? PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे आगे जा रही है। तो इस पर रेखा की लंबाई ज्ञात करोगे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको ऐसे ज्वाइंट कर दोगे और ये क्या है? इसकी रेडियस है। अब ध्यान देने एक चीज़ याद रखना, हमने एक थ्योरम शायद पढ़ना भूल गए हम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कि जो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये क्यों क्या यहाँ पे स्पर्श बिंदु हमने पीछे पढ़ रखा, स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु के त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि स्पर्श रेखा परपेंडिकुलर टू रेडियस, यानी कि त्रिज्या। यानी कि आप कह सकते हो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। यानी कि जहां पर स्पर्श बिंदु होगा वहां पे देखो एक त्रिज्या खींची जाएगी आपकी, तो स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी? वहां पे लंब हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखो ये आपको निकालना है, इसको मान लेता हूँ x। आर की वैल्यू दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 90 डिग्री बन गया ना, ये राइट ट्रायंगल PQO बन गया राइट ट्रायंगल। इसमें लगा तो PGT, तो PGT जैसे आप अप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ये वाली साइड,
इसका वर्ग यानी कि पी ओ का वर्ग इक्वल टू पी क्यू का वर्ग प्लस आपका आ जाएगा ओ क्यू का वर्ग। तो पी ओ का वर्ग कितना है आपको 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर। पी क्यू का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका वर्ग है 4 का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर माइनस में आ जाएगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर। 25 में 16 गया 9, इधर स्क्वायर तो इधर हो जाएगा आपका 3। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी आप ट्रिपलेट से भी कर सकते हो। आपको पता है कि कर्ण अगर 5 है, आधार 4 है, तो लंब आपका 3 ही होगा। ठीक है, ट्रिपलेट से भी आपका इजीली हो जाएगा। अगर आप ट्रिपलेट से करोगे तो बहुत छोटा बन जाएगा, अगर आप पाइथागोरस से करोगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो कितना होगा 5 4 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझ आया आपको यहाँ तक? क्लियर है? तो आइए आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 आया ना, 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लाइन याद रखना कि स्पर्शरेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, यानी कि जहाँ वो मिलेगी वहाँ पे 90 डिग्री का क्या बन जाएगा आपका कोण बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। एक वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। भाई यहाँ पे मान लो एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, इसका नाम है ए बी। इसकी जो लंबाई है वो है 24। कितनी है? 24 है। ठीक है, और देखो क्या, अगर एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आपको पता है ना दूरी इसकी कैसे लंबती है? लंब में, ये लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है आपको, यानी कि ये निकालना है आपको ओ। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी कि वृत्त के केंद्र से उसी वृत्त की जीवा पर अगर लंब डाला जाए तो वो जीवा को क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है। और अगर वो समद्विभाजित कर देता है, भाई ये पूरी 24 थी तो इधर कितनी बचेगी? 12। बस इधर 12 बचेगा ना, क्योंकि समद्विभाजित कर दे, और इधर भी 12 बचेगा। क्यों? वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है तो 12 इधर बचेगा। तो इससे सीधा हमें पता चलेगा एक 5 है, एक 12 है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। नहीं पता तो देखो यहाँ 90 है, ये क्या बना? राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना। लगा तो पीजीटी, एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? एक्स का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो एक्स स्क्वायर है 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, तो ये हो जाएगा 144 और 25 169 एक्स स्क्वायर। तो ये होता है कि स्क्वायर इधर चढ़ेगा अंडर रूट 169, तो किसका होता है? ये 13 का होता है। तो 13 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे कर लेना। तो त्रिज्या बतानी थी, तो आर बराबर आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। समझ आया? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 1 मिनट। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद आपका।